गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गाइस, आप लोग को ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज़ आ रही है? ओके, पहले भी आ रही थी क्या? क्या अभी अभी आई है? अभी अभी। ओके फाइन, नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। नया टॉपिक चालू करना है ना अपने को आज? ठीक है। कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलिए फटाफट से इसे चालू करते हैं एंड चैप्टर खत्म करके एक बार इसका क्विक रिवीजन लेंगे। देखो एक बात समझो, कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये बोलते हैं यार, पहले पता है क्या होता था? पहले जो कंपनीज होती थी ना, पुरानी कंपनीज, उनको ना बिजनेस करने के लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। उसको कहते थे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी ना उसकी रिक्वायरमेंट एज सच खत्म हो चुकी है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच आपको, ठीक है, उस तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट फर्दर लेने की। अभी आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बंद है क्या? ठीक है, करवाते हैं इसका इंतजाम। पीछे से ऑन होता है? ऑन है क्या एसी? सब ऑन है? नहीं कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, सही हो जाएगा। तो कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन कौन सा इसका? 10A। A company incorporated after the commencement of Companies Amendment Ordinance 2019 and having a share capital shall not commence any business or exercise any borrowing powers unless a declaration is filed by the director within a period of 180 days from the date of incorporation of the company in such a form and verified in such a manner as may be prescribed with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value for share agreed to be taken by him। अब मेरे को ना ये सच में एक बार के लिए समझाना नहीं है, और मेरे को ना आप लोगों से इसका आंसर चाहिए, क्योंकि दिस इज नथिंग न्यू, देर इज नथिंग न्यू इन दिस। एग्जैक्टली, ये पहले का पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीज अपनी पहले की पढ़ी हुई है, पहले अपन ने इसको डिटेल में याद कर रखा है। याद आया क्या? हाँ जी, तो याद आया आप लोग को कि जब आप इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं कंपनी का, तो इनकॉर्पोरेशन करते टाइम पे 2 पॉइंट्स एडिशनल आए थे, जिसमें एक पॉइंट तो ये था कि आपको क्या करना है, आपको क्या क्या पॉइंट है बताना। रजिस्टर्ड ऑफिस बनना चाहिए कंपनी का, और जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें एक्चुअली में शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इन्हें एक्चुअली में शेयर्स क्या करने हैं? परचेज करने। हाँ जी, डन। यही पूछना ये और कुछ? चलिए अब सुनिएगा, यही दे रखा है, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर की तरफ से डिक्लेरेशन जाएगा 180 डेज में। कब से? कब से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। सिंपल है, कब से? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। और क्या जाने वाला इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन सच ए फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच ए मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसको हटा देते हैं। with the ROC that every subscriber to the memorandum has paid the value for the shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration। कि जिस दिन मैं आपको ये डिक्लेरेशन दे रहा हूं, जिस दिन मैं आपको ये डिक्लेरेशन दे रहा हूं, ये बता रहा हूं, उस दिन तक सारे के सारे सब्सक्राइबर्स ने जो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि हम ये शेयर्स खरीदेंगे, उन्होंने एक्चुअली में शेयर्स खरीद लिए हैं। समझ आई कि नहीं ये बात? शेयर होल्डर की डिफॉल्ट में केस में उस शेयर होल्डर और ये सब्सक्राइबर्स दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है, तो इनको कंपलसरीली शेयर्स लेने पड़ेंगे। मिनिमम एक शेयर जो भी इनको प्रॉमिस करा है वो तो इनको लेना ही पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं, अगर वो डिफॉल्ट करता है
तो वो डिफॉल्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि प्रैक्टिकली आज की डेट में देखा जाए ना तो शेयर जो होता है ना वो सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया जाता है। आजकल के शेयर्स में ऐसे कोई टुकड़ों में पैसा नहीं मांगा जाता। सो ऑल द अमाउंट विल बी आस्क्ड ओनली इन वन लाइक वंस। आप एक बार में मांग लेते हो पैसा, वो टुकड़ों में मांगने वाला पैसा एक्चुअली वो खत्म हो चुका है। वो जो था ना टुकड़ों में अपन पैसा मांगते थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, प्रैक्टिकली वो चीजें कम हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, ना 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 ना, ऐसा है। आज भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि पार्टली पेड अप हैं। आज भी ऐसे शेयर्स कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं जिनके ऊपर फुली पेड अप पैसा नहीं हुआ अभी भी, मगर ये बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुका है, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुका है। तो टेक्निकली वो चीज का फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज तो ठीक है। ये देख रहे हो कि लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट November 29, 2021. Please refer the final call notice, reminder come final call notice dated 12th of November. यहाँ से देखो, ये अलग से शेयर चल रहा है। ये देखो ना, रिलायंस का कितने का शेयर दिख रहा है ये आपको? कैन यू सी दिस? रिलायंस शेयर फॉर 1865, ठीक है, 1865 का रिलायंस का शेयर दे रखा है आपको, और ये हाई दे रखा है, ये लो दे रखा है, और ये दे रखा है इसका 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, और ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टली पेड अप। समझ आ गया? स्टॉक नॉट ट्रेडेड इन एनएससी, एनएससी पे ट्रेडिंग नहीं होती इसकी। ओके, अब रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है देखना एक बार। 1865, ठीक है। और रियल शेयर कितने का चल रहा है? आगे समझ में पार्टली पेड अप शेयर्स का कॉन्सेप्ट? हाँ जी। तो फुली पेड अप जो शेयर होता है ना, उसका जो डिफरेंस होता है वो मांग लेते हैं हम लोग। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, हाँ कम होते हैं। हर कंपनी इशू नहीं करती, लिमिटेड कंपनीज ही, बहुत लिमिटेड कंपनीज ने इशू कर रखा है ये, ठीक है। तो पार्टली पेड अप शेयर्स आज की डेट में मार्केट में है? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो ये कोई अगर बोले कि आजकल ये पूरा प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है तो वो गलत है। कोई प्रैक्टिकली खत्म नहीं हुआ, होता है। पार्टली पेड अप शेयर्स आज भी कंपनीज के हैं, बट वो हो चुका है बहुत ज्यादा लिमिटेड, वो हो चुका है बहुत ज्यादा लिमिटेड। ओके फाइन, ये आपको क्लियर हो ही गया। The company has filed with the registrar a verification office, registered office. बोलो बोलो, पक्का? ठीक है भाई। तो क्या बोलता है ये? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, शेयर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर्स अनलेस। तो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है वो ना तो अपना बिजनेस चालू कर सकती है और ना ही बोरिंग पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है, ठीक है, जब तक डायरेक्टर्स ने क्या नहीं करा, डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, और जब तक उसने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन फाइल नहीं करा। और ये चीजें कुछ नई नहीं है, पुरानी है, जो मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा के याद करा चुका हूं, ठीक है। डिक्लेरेशन जरूरी इसलिए है, जैसे क्या होता है, इनकम टैक्स है फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे इनकम टैक्स में जो भी फाइलिंग होती है ना, वो सेल्फ, ठीक है, डिक्लेरेशन होता है। मतलब जैसे इनकम टैक्स में सरकार हमारे पास नहीं आएगी, हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा 31 जुलाई तक, या फिर जो भी आपकी ऑडिट की डेट है, ठीक है। तो आपको खुद को बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि देखो मैंने इतना कमाया, ठीक है, ये मेरा टैक्स बनता है, ये आप रख लो। अब गवर्नमेंट इसमें कुछ चीजों पे आपके ऊपर नजर रखती है, जैसे जो भी ऑनलाइन बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, आधार पैन से कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके ऊपर सरकार आपके ऊपर नजर रखती है। जीएसटी वगैरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट की नजर है आपके ऊपर। तो हमारे ऊपर सरकार ने ऑलरेडी नजर रख रखी है। अगर हम, सरकार बोलती है देख इतना तो मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो
ये 50 लाख रुपए कमाता है, सरकार को 30 लाख के बारे में पता है, तो सरकार बोलती है देख 30 लाख के बारे में तो मेरे को पता है, बाकी तू खुद बता दे। तो इसने क्या किया, 40 लाख तक बता दिया। सरकार ने कहा ठीक है, एक्सेप्टेबल। समझ गए ना? तो सरकार क्या करती है, आपके ऊपर 100% नजर नहीं रख सकती है, मगर थोड़ा बहुत उनको आइडिया रहता है आप लोग के बारे में। तो बाकी चीजों के बारे में हमें खुद से डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि देखो ये हमारा ऑफिस है, ये हमारे लोग हैं, इन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी है। आरओसी को सारी चीजों का डिक्लेरेशन जाना जरूरी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है डिक्लेरेशन का, क्योंकि आप एक कंपनी हो, जब तक आप एक इंडिविजुअल थे आप पर्सनली लायबल थे किसी भी चीज के लिए। गलती करोगे तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे हम, तुम्हें जेल में डाल देंगे हम। मगर यहां पे तुम कंपनी बना के गलती कर रहे हो, तो कंपनी को तो मैं जेल में नहीं डाल सकता, और कंपनी दूसरा पब्लिक एट लार्ज को इंपैक्ट ना करें, इसके लिए मुझे टाइम टू टाइम जो मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे डिक्लेरेशंस चाहिए वो आप मेरे पास टाइम टू टाइम भिजवाते रहो। जो कुछ भी हो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहो, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता लगा उसके बारे में, इंक्वायरी बैठी, तो फिर हम या तो तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे, डायरेक्टर्स को जेल में डाल देंगे, पेनल्टीज लगा देंगे। तो इससे बेटर है कि आप टाइम टू टाइम खुद ही फाइलिंग करते रहो। इनकम टैक्स वाले के पास आप गए, इनकम टैक्स आपने भरा नहीं, तो कुछ नहीं होना भाई, यहां पे वो तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे सीधे। इनकम टैक्स आपका बनता है, सरकार को पता है आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए, सीधे आपके पास नोटिस आएगा। और आजकल तो नोटिस इतना फ्रीक्वेंटली आ जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप ट्रांजैक्शंस करके देखो तो सही, एक बार पता लगेगा ओहो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ गया। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अपने को एडवांस फाइलिंग्स, ठीक है, रिटर्न्स भरना, ठीक है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। क्लियर हो गया? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज जहां पे इंपैक्ट हुई, वहां पे अगर आपने सब नहीं करा तो भैया फंस जाओगे आप लोग। समझ आ गया? क्लैरिटी है? ठीक है। ऑर्डिनेंस एक्चुअली क्या होता है, लॉ बनने से पहले अगर कोई रूल प्रेसिडेंट के थ्रू एप्लीकेबल करवा दिया जाता है, जिसके लिए पार्लियामेंट के अंदर हमने लॉ पास नहीं करा, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। यस, इट्स ए डायरेक्ट रूट। मतलब लॉ बनने के लिए क्या होता है, लॉ बनाने के लिए क्या चलता है, लॉ बनाने के लिए, ठीक है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लॉ पास होगा, बट अगर वहीं पे एमसीए डायरेक्ट जाके अप्रूवल ले ले प्रेसिडेंट से, तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, और ऑर्डिनेंस को बाद में लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अभी पूछा नहीं उनसे, डायरेक्ट अप्रूवल है, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ओके, अब आगे लिखा है इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। आगे ना समझ में, 50,000 की पेनल्टी, एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है, शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 1,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, 1,000 रुपए दिन की पेनल्टी लगाई जा सकती है, किसके ऊपर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। तो ये जो पेनल्टी लगेगी ना, ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर ही लगेगी, जिस डायरेक्टर ने गलती करी है। हमने आपको कहा था हमें बता देना, आप हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने गलती करी है। अगर आपने गलती करी है तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। समझ आ गया? बोलो। ओके, हाँ, सारी याद नहीं करनी है, नहीं, मैं स्पेसिफिक बता दूंगा, ठीक है। हाँ, सारी याद नहीं करनी, प्रैक्टिकली सारी याद हो भी नहीं पाएगी, ठीक है। तो आई टेल यू कि ये पेनल्टीज याद करो, सारी नहीं। अब सुनो, अब आपने अगर, अब देखो सजा सुनना, अगर आपने क्या नहीं करा, ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, भाई हमने आपको क्या कहा, डिक्लेरेशन फाइल करने के लिए कहा, लॉ ने आपको क्या कहा, 2019 में ऑर्डिनेंस निकाल के हमने कहा कि आपको क्या करना है, आपको 180 डेज में डिक्लेरेशन फाइल करना है। अब हम आपसे ज्यादा नहीं से 2 ही डिक्लेरेशन मांग रहे हैं यहां पे, क्योंकि हम ये काम करेंगे किसके बाद, कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद। दिस इज अ पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आप बोलते हो कि सर व्हाई दीज प्रोसेसेस आर पोस्ट रजिस्ट्रेशन,
सर ये जो प्रोसेसेस हैं दो जिनके आप नाम बोल रहे हो, ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि एक कंपनी अपने नाम पे करना चाहती है। किसके नाम पे करना चाहती है? कंपनी अपने नाम पे करना चाहती है। और इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी है ही नहीं भाई, इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी है ही नहीं। मान लो मैंने कंपनी चालू करी और मैं किसी के पास प्रॉपर्टी रेंट पे लेने गया, तो मैंने कहा कि कंपनी है, लेट्स से, ठीक है, जैसे अपन ने बात करी थी कंपनी के बारे में, आप लोगों ने देख के बताया भी था सर आपकी कंपनी है ये, फॉर ग्रेड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब हमने चालू किया फॉर ग्रेड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, मान लो, लेट्स से, या जो भी कंपनी का नाम लेना चाहते हो आप, यू कैन टेक नेम ऑफ एनी कंपनी, XYZ लिमिटेड। ओके, अब भाई आपकी कंपनी का नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना, आपकी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब आप बोलते हो सामने वाले पर्सन को कि मुझे XYZ लिमिटेड के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दो, ऑफिस बनवा दो, मतलब रेंट अग्रीमेंट अपन साइन कर लेते हैं। वो बोलता है लाओ डॉक्यूमेंट्स दे दो XYZ लिमिटेड के, कहां है? बोले है ही नहीं। बोले इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं, अब अप्लाई करूंगा इनकॉर्पोरेशन के लिए। बोले भाई जो चीज है ही नहीं उसके लिए मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन कैसे कर दूं? मतलब तुम या तो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाओ और ब्रैकेट में लिख देंगे कि जैसे ही कंपनी बन जाएगी तो ये कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे, ये रेंट अग्रीमेंट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, तो समझ में भी आता है। बट बिना उसके मैं कैसे अप्रूव कर दूं बताओ? तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, मैंने मेरे नाम पे रेंट अग्रीमेंट बनवा लिया टेम्पररीली, मान लो। उसके बाद मैंने क्या किया, रेंट अग्रीमेंट बनवा के ROC के पास इंफॉर्मेशन भेज दी, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। याद आई ना बात? देयर शुड बी एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? अरे उनको अगर मुझसे कोई बात करनी होगी तो कैसे करेंगे वो मुझसे बात? ROC कैसे करेंगे? ROC मेरे से बात, मम्मी कैसे बात करेगी? चिंता होगी तो उनको, मम्मी को ठीक है, ROC, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो बात? कैसे उनको चिंता होगी तो क्या करेंगे? एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब तुम्हारा रजिस्टर, अच्छा सब्सक्राइबर बोलता है ठीक है हम भी शेयर ले लेते हैं, शेयर ले लेते हैं। किसके शेयर लेना चाहते हो तुम? बोले कंपनी के। कंपनी है कहां? नहीं है कहां कंपनी? बोले अच्छा बनी नहीं क्या अभी तक? बोले नहीं बनी ना भाई, तो अभी अपन ने से प्रॉमिस पे काम चल रहा है अपना, समझ रहे हो बात को? फिर ROC यहां से रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देगी। रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद ROC ने बोला दोनों ये काम हो जाना चाहिए, देखो मैं साइन तो कर रहा हूं, ये काम कर लेना तुम लोग, समझ रहे हो ना, ये काम कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब अपन ने ये काम कर लिया, अपन ने रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, उसका वेरिफिकेशन करवा दिया, अपन ने यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स थे जो प्रॉमिस किया था उन्होंने शेयर्स ले लिए, खत्म बात। क्लैरिटी समझ आ गया? अब अगर आपने क्या किया, मान लो अब आपने समय रहते हुए काम कंप्लीट कर लिया, गलती करी तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। मगर द इंपॉर्टेंट पोर्शन इज कि अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, बताओ 180 दिन में, 180 दिन देगा, 6 महीने दे दिए भाई तुम्हें, ठीक है, तुम आलसी हो तो हम क्या करें, तुमने नहीं करा ये काम, तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है, ROC के पास एक ऑप्शन है, क्या करेंगे? अरे हटाओ उस कंपनी को यार, बंद करा दो उस कंपनी को यार, समझ रहे हो? तो उसके पास क्या है, ये बोलता है वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर क्लॉज A, मतलब ऊपर वाला ये, और सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days of the date of incorporation of the company, and the registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operation, he may without prejudice to the provision of subsection 2 initiate action for the removal of the name of the company from the register of companies. कोई दिक्कत आई? सिंपल है। हाँ, क्या क्या हुआ एक बार फटाफट से ऊपर से देखते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, सेक्शन 10A बोलता है, ठीक है, क्या आया? कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के हिसाब से जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है वो कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती, ना तो बिजनेस चालू कर सकती है, ना बोरिंग्स एक्सरसाइज कर सकती है। कब तक? जब तक उनके डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करे। कितने? 2 डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए?
कि जो सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम है उन्होंने जो प्रॉमिस करा था उन्होंने वो शेयर्स एक्वायर कर लिए। मगर सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि कंपनी चालू कैसे करोगे तुम्हें पैसा नहीं चाहिए कंपनी चालू करने के लिए, बताओ भाई। किसी भी चीज के लिए पैसा चाहिए, सब्सक्राइबर्स ने कहा पैसा देंगे, वो पैसा दिए कि नहीं दिए इसका पता करिए ना, डिक्लेरेशन फाइल करिए ना हमें। तो हमें डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि उन्होंने कहा था और उन्होंने पैसा दे दिया है। समझ आई क्या बात? हाँ जी, उन्होंने कहा था और उन्होंने पैसा दे दिया है। और तुम्हारे पास ऑफिस है काम करने के लिए? बोले हाँ। वेरीफाई करवा दिया? बोले हाँ। गलती करोगे तो कंपनी के ऊपर सजा 50,000 की और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 रुपए पर डे से लेकर 1 लाख तक। समझ आ गया? और अगर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करोगे तो अब क्या करेंगे? 180 दिन में अगर तुमने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा तो उस कंडीशन में हम तुम्हारे नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, रिमूव कर देंगे। समझ आ गया क्या? अज्यूम कर लेंगे कि तुम कंपनी जो हो वो बंद हो चुके हो। कोई भी डाउट है? वो एक साथ नहीं चलेगा, वो एक्चुअली ऐसे चलता है। पहले 180 डेज निकल गए आपके पूरे, उसके बाद आरओसी आपको एक नोटिस सर्व करेगा। नहीं, आरओसी आपको एक नोटिस सर्व करेगा कि अभी तक आपने वेरीफाई नहीं करवाया, या फिर 180 दिन से पहले भी कर सकता है आरओसी। तो आरओसी क्या करेगा, 30-40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद एक नोटिस आपको देना चालू कर देगा कि यार आपका टाइम निकलता जा रहा है, ना तो आपने डिक्लेरेशन फाइल करा और ना ही अभी तक रजिस्टर्ड ऑफिस का आपने बताया। 180 दिन के बाद आरओसी बोलता है कि 180 दिन के बाद सुओ मोटो मतलब हमारी मर्जी से हम कभी भी आपके नाम को रिमूव कर सकते हैं, कभी भी स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। आपके पास 180 दिन तक का टाइम है, मतलब आरओसी बता रहा है आपको। आरओसी ने उसके बाद आपको फिर से 30 दिन का नोटिस दिया 180 दिन के बाद। मान लो कि 30 डेज का फाइनल नोटिस सर्व किया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। एक जेंटल रिमाइंडर दिया जा रहा है कि वी जस्ट वांट कि आपको इसको रिमूव करना है, आप इसको ठीक करो। और फिर भी आपने ठीक नहीं करा तो देन आरओसी विल बी लाइक कि हटाओ से, स्ट्राइक ऑफ कर दो। हाँ, 180 दिन निकल गए पूरे, उसके बाद आपके ऊपर हाँ कभी भी आरओसी नोटिस सर्व करके स्ट्राइक ऑफ कर सकती है नेम को। ओके हाँ, बट आपको मौका पूरा दिया जाता है, पूरा ऐसे मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ नहीं। हाँ लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। हाँ, पेनल्टी लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपको फिर से इस कंपनी स्टार्ट करनी है तो पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको, और नहीं तो पेनल्टी लगेगी स्ट्राइकिंग ऑफ की, कि आपने प्रॉपर वाइंडिंग अप का प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, तो उसकी पेनल्टी लगेगी पेनल्टी यहाँ पे, ओवरऑल पेनल्टीज लगेगी, क्योंकि एक पेनल्टी नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी पेनल्टीज हैं। तो यहाँ से नहीं तो वहाँ से आप फंसोगे, ठीक है। चलो अब आगे क्या दे रखा है, रूल 23A में डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस by companies incorporation rule 2014, the declaration under section 10A by a director shall be in prescribed form and with the prescribed fees, and the contents of the said form shall be verified by company secretary or a chartered accountant or a chartered accountant or a cost accountant in practice। अच्छा ठीक है हाँ वो तो ठीक है, बट मैं तो, आप लोग तो सीए कर रहे हो ना अभी, ठीक है, तो स्ट्रेस कर रहा था मैं इस पे, ध्यान रखिए, ठीक है। एक जगह तो काम मिल गया हमें हर जगह हमारे पास काम है, हम हमारे पास इतना काम है कि हम सीएस वालों की भी नौकरी खा जाते हैं, सीएमए वालों की भी खा जाते हैं ये सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। तो डिक्लेरेशन जाएगा, ठीक है, और ये डिक्लेरेशन जो जाएगा वो वेरीफाई कौन करेगा? अब समझ आया कि इनकम टैक्स जो फाइल करा जाता है ना, वो सीए के थ्रू करा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स बोलती है मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, मैं बोलता हूं मैं सीए हूं, अब मेरे को तेरे पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, तू ही है वो जो हमें बचाएगा, तू ही है वो जो हमारे लिए पैसा लेके आएगा,
आई सल्यूट यू। इनकम टैक्स हमें सल्यूट करता है। हम ना हो तो इनकम टैक्स खत्म, देश खत्म। आप समझ रहे हो क्या? तो ये क्या है, ये जो सीएस और सीए में जो होते हैं ना, मतलब अरे मतलब हाँ मतलब इंडिविजुअल अरे बस यार शर्म आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो आप समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। इनके ऊपर क्या है, क्योंकि इनका जो पढ़ाई का प्रोसीजर है वो बहुत अच्छा था। इनका जो इंस्टीट्यूट है, जो अपना इंस्टीट्यूट है ना, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इसके लिए, इन सबके लिए सेपरेट लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो हम पे क्या है, हमारी जो ड्यूटी है ना वो है एक तरीके से, मतलब हम एक ट्रस्टीज हैं। मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम फ्रॉड नहीं कर सकते, इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमें अपनी मॉरल ड्यूटी को, हमारी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको बहुत ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी के साथ हमारे सिग्नेचर की एक अथॉरिटी होती है। देखो, तो वो जो सिग्नेचर है ना, वो वेरीफाइड बाय सीएस, सीए एंड सीएमए जो लिखा है, या कॉस्ट अकाउंटेंट जो लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि भाई मेरे को कंपनी या उसके डायरेक्टर्स पे भरोसा नहीं है, मुझे सीए, सीएस, सीएमए पे भरोसा है। तो अब हम लोग जाके यहां पे क्या नहीं करने वाले, हम लोग जाके वेरीफाई नहीं करने वाले। आप उसको वेरीफाई करके भेज दो। अगर ये उन लोगों ने वेरीफाई कर रखा है, सीए, सीएस, सीएमए ने, तो आई कैन ट्रस्ट दिस। समझ आ गया? आगे बढ़ू? हाँ जी, जल्दी बताइए। In the case of a company pursuing objects requiring registration or approval from any sectoral regulators such as RBI, SEBI, the registration or approval as a case may be from such regulator shall also be obtained and attached with the declaration. तो जैसे मैंने आपको बताया था, बैंक आपको बनाना है, उसके लिए अप्रूवल चाहिए आरबीआई से। इंश्योरेंस कंपनी IRDA से। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको, मतलब जैसे अगर आपको ऐसी कोई कंपनी बनानी है जिसका अप्रूवल सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज दे सकती है, सेबी दे सकती है, ठीक है, तो उस केस में जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको एक स्टॉक एक्सचेंज बनाना है, ठीक है, अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है भाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, शेयर्स खरीद लो उसके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, सब वो है सेपरेटली। जैसे सीए इंस्टीट्यूट है ना, तो बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सेपरेट इसकी वो होती है, उसी तरीके से। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट सीए इंस्टीट्यूट को कंट्रोल नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो उसी तरीके से बीएससी और एनएससी है, पर हमारे हमें कोई कंपनी नहीं है। देखो, ठीक है, हम सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, हम कोई कंपनी नहीं है, मगर एनएससी, बीएससी कंपनीज हैं, इनके शेयर्स है गवर्नमेंट के पास। समझ आया? आपने नाम सुना हो अगर एनएसडीएल का? हाँ, आधार कार्ड कौन बना रहा है आपका? पैन कार्ड कौन बना रहा है आपका? एनएसडीएल बना रही है भाई। और ये एनएसडीएल किसकी कंपनी है? एनएससी की। तो उसी तरीके से बीएससी की कंपनी है सीडीएसएल। तो भाई ये सब के लिए आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। समझ आ गया ना? क्लियर हुआ? तो ये सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं, जो आपके सेक्टर के रेगुलेटर हैं, आपको इनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ये अप्रूवल भी डिक्लेरेशन के साथ में फाइल करी जाएगी। डिक्लेरेशन जाएगा कि जो आपने अप्रूवल थी वो ले ली कि नहीं ली। समझ आ गया? और उसके बाद जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है, सुन लो एक और बार। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्डिनेंस के हिसाब से आप 3 बातें पूरी कर दो। पहली बात क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए आपका, उसका वेरिफिकेशन करवा दो। दूसरा, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम जो है उन्होंने शेयर्स एक्वायर कर लिए। और तीसरा, जो आपके सेक्टोरल रेगुलेटर्स है ना, उनके आपने अप्रूवल ले ली कि नहीं ले ली। ये आपको डिक्लेरेशन 180 डेज में फाइल करनी है, वेरीफाइड बाय सीए, सीएस, सीएमए इन प्रैक्टिस।
डिफॉल्ट हुआ तो कंपनी के ऊपर 50,000 की पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 1,000 पर डे अप टू 100,000 मतलब 1 लाख। ठीक है, और फाइलिंग नहीं करी तो आरओसी के पास क्या पावर है? नेम रिमूवल या फिर स्ट्राइकिंग ऑफ। आफ्टर सर्विंग शो कॉज नोटिस, शो कॉज आफ्टर सर्विंग शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस देते हैं ये लोग, है ना, ऐसे नहीं करते, बंद नहीं करते। कंपनी के पास एक नोटिस भिजवाते हैं, शो कॉज नोटिस बोलते हैं अपन इसे, कि शो अस द कॉज कि हम आपकी कंपनी को क्यों स्ट्राइक ऑफ ना करें। कारण बताओ हमें कि क्यों मैं तेरी कंपनी को चालू रखूं। कारण बताओ मुझे कि क्यों मैं तुम्हारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ ना करूं, क्यों मैं इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रिमूव ना करूं। उसका रीजन बताओ। 30 दिन का टाइम है, बताते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी कंपनी के नाम को रिमूव कर दूंगा और तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। और जो पेनल्टी तुम्हें लगेगी वो अलग है, क्योंकि तुम नॉर्मल प्रोसीजर और वाइंडिंग अप में ना जाके हमने जब तुम्हारी कंपनी को बंद करा, ठीक है, तो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, फिर जाओ घर जाओ, एंजॉय। फिर तो कंपनी बना भी नहीं सकते दूसरी, जब तक ये मैटर क्लियर नहीं होगा। आ गया समझ में पूरा? ये पूरा जो ऊपर पढ़ा है ना मैंने, ये उसका पूरा क्रक्स आ गया। इसका फोटो ले लो। हाँ, शो कॉज, शो कॉज, कारण बताओ। ये है ना, शो अस द कॉज। क्लिक द पिक्चर एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। कौन सा बोलो, किस में डाउट आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ओआईडी। अपन है ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को ओआईडी बोलेंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट ओआईडी। डन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं प्लीज? ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। देखो यार, अब नाम क्या लिखा है, वर्ड क्या यूज करा जा रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अब हुआ क्या कि आप समझना बात को, गलती से देखो, एक तो होता है नाम को खुद से चेंज करना, सुओ मोटो चेंज करना। हमें हमारी कंपनी का नाम पसंद नहीं आ रहा, या फिर कोई और रीजन है, या फिर हम चाहते हैं कि अब नाम चेंज करें, क्योंकि हमारा जो पुराना नाम है ना, वो कुछ ऐसा है जो हमारे पिछले किसी बिजनेस को इंडिकेट करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने नाम सुना है आईटीसी का? आईटीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को? इंडियन टबैको कॉर्पोरेशन, इंडियन टबैको कंपनी, इंडियन टबैको कंपनी। अब आईटीसी जो है कैलकाटा की कंपनी है, कैलकाटा में इसका हेड ऑफिस है आईटीसी का, इंडियन टबैको कॉर्पोरेशन, इंडियन टबैको कंपनी का। ये चालू हुई थी एज अ टबैको कॉर्पोरेशन, एज अ टबैको कंपनी, जो इंटरनेशनल टबैको ब्रांड्स को इंडिया में लेके आई है, प्लस खुद के भी इंडिया में ब्रांड्स बना के टबैको सेल करना चालू कर दिया। मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आईटीसी के और भी बिजनेसेस हैं? बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इस तरीके की कंपनीज को कहा जाता है कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। तो ये कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस में इन्होंने हाथ डाल रखे हैं। सिर्फ टबैको का इनका काम नहीं है, मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर ही है। तो पहले ही अपने आप को इंडियन टबैको कंपनी बोलते थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, आईटीसी रख लिया अपना छोटा नाम, समझ रहे हो? और आईटीसी इन्होंने अपना ब्रांड नेम रख लिया, बोले शॉर्ट कर लेते हैं, आईटीसी रखते हैं। और हर जगह आईटीसी यूज करना चालू कर दिया इन्होंने, कहीं पे भी अपना पूरा नाम नहीं लिखते। ये शॉर्ट नाम क्यों यूज करते हैं इन्होंने? अपने नाम को आईटीसी ही क्यों बना लिया?
क्योंकि इंडियन टबैको कॉरपोरेशन या इंडियन टबैको कंपनी ना आपके अपने बिजनेसेस को शो नहीं करता, तो शॉर्ट में आईटीसी ही रख लेते हैं कंपनी का नाम। आई बात समझ में? तो इन्होंने इस तरीके से क्या कर दिया, कंपनी का नाम शॉर्ट कर दिया है, आईटीसी रख लिया है। आईटीसी में अब क्या क्या आता है, पूरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इसके पास है। आईटीसी के खुद के होटल्स हैं भाई, इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट 5 स्टार प्रॉपर्टीज जो हैं वो आईटीसी के पास है। जैसे जयपुर में राजपुताना शेरेटन, इट इज मेंटेन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय आईटीसी ग्रुप, इट्स आईटीसी होटल। पूरा उसका मैनेजमेंट वगैरह, उसको संभालने का काम सब कुछ यही करता है, आईटीसी ही करता है। तो आईटीसी के एक नहीं, आईटीसी के हर सिटी में, हर बड़ी सिटी में आईटीसी के बड़े बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टीज है, आईटीसी से उसी में हाथ डालता है। आईटीसी के इसके अलावा आईटीसी का वो सनफीस्ट भी आता है, क्लासमेट भी इसी का है। आप समझ गए ना? तो कितने सारे ब्रांड्स ये रन करता है, कौन? आईटीसी। अब जब होता ये है कि भाई ये तो हो गई आपकी अपनी इच्छा से अपना नाम बदलना। रिलायंस का मैंने बताया था आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल्स लिमिटेड। उसके बाद क्योंकि इनका एक ब्रांड आता था विमल, है ना, उस टाइम पे जो रेमंड्स को टक्कर देता था, उसके बाद इन्होंने कपड़ों के अलावा इन्होंने सोचा हमें पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर बिजनेसेस के अंदर भी हाथ डालना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने अलग अलग कंपनीज बनाना चालू किया, या फिर इन्होंने अपनी मेन कंपनी का नाम बदल के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया, जिसके अंडर सारे ब्रांड्स आ जाएंगे। सो ये इजी रहेगा उन लोग के लिए। तो इसीलिए क्या है, कंपनी ने अपना नाम चेंज किया। जब कंपनी अपना नाम अपने इच्छा से चेंज करती है, ठीक है, तो कंपनी जब अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने नाम को चेंज करना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी को पास करना पड़ता है एक स्पेशल रेजोल्यूशन। ईजीएम बुलाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, कंपनी अपने नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करो, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो, काम खत्म हो गया। नया नाम डिसाइड करने से पहले देख लेना कि नया नाम किसी पुराने किसी नाम से रिजेंबल तो नहीं करता। फाइन, बात खत्म हो गई यहीं पे। मगर प्रॉब्लम यह हो गई कि कंपनी गलती से किसी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई है, गलती से किसी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई है जो कि नाम या तो अलाउड नहीं था, या फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क होल्डर है ना, उसके नाम के साथ हमारा नाम क्या करता है, रिजेंबल करता है। क्या करता है? रिजेंबल करता है। तो जो रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क है, जैसे कि इसने कंपनी बनाई और इसका जो कंपनी का नाम है वो मेरी कंपनी के नाम से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। क्या करता है? काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। तो इसने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी का नाम मेरी कंपनी के नाम से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। मुझे पता लग गया, 3 साल के अंदर अंदर पता लग गया इसके रजिस्ट्रेशन से, तो मैं तुरंत किसके पास जाऊंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन लेके कि सर इसने अपनी कंपनी का जो नाम रखा है ना, वो मेरी कंपनी के नाम के साथ क्या करता है? रिजेंबल करता है। क्या करता है बोलो? रिजेंबल करता है। तो इसकी कंपनी का नाम मेरी कंपनी के नाम से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। क्या करता है बोलो? रिजेंबल करता है। तो जब रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, ठीक है, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? जांच करेगी, इसका वेरीफाई करेगी इसे, और वेरीफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, ऐसा हुआ है, ठीक है भाई, ऐसा हुआ है। तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी। क्या कर देगी? इस कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी कि सर आप अपने नाम को चेंज कर लो। अब ये बोलता है कि सर फिर वही स्पेशल रेजोल्यूशन, ना ना ना, रुको रुको जरा, सब्र करो, सुनो मेरी बात। स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पे तुम्हें पास करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूं ना, मैं कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, मैं बोल रहा हूं ना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बोले सर लॉ में लिखा। अरे तो भाई लॉ बनाया किसने है? हमने। हम बोल रहे हैं ना तुम्हें क्या करना है तुम्हें। तो बोले ठीक है सर, फिर तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर। ना 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 ना, इतना नहीं, ऐसे उंगली पकड़ाई है ना तुम्हें, ठीक है, सर पे नहीं चढ़ना है।
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। बोले सर मगर क्यों? अरे नाम तो लोगों से अप्रूव करवाओगे ना तुम, या ऐसे ही कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगले दिन नाम बदल दिया? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। हाँ, कंपनी के डायरेक्टर्स ने नाम बदल दिया और उसके बाद आपके पास एक कंपनी की तरफ से नोटिस आता है कि आज से कंपनी का नाम चेंज हो चुका है। मुझे क्या मजाक लग रहा है? व्हेन डिड यू आस्क दिस? कब पूछा आपने मुझसे? मैं शेयर होल्डर है, मैं ओनर है कंपनी का। अरे मैं ओनर है कंपनी का, तुमने मुझसे पूछा नहीं भाई? मतलब क्या मतलब ही क्या निकला? तो बोले नहीं ऐसा नहीं करना, आप पूछो उनसे, नेम के लिए अप्रूवल ले लो, नेम चेंज के लिए नहीं। नेम तो चेंज होगा, नया नाम क्या रखना है वो पूछ लो एक बार। भाई समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारा नाम तो चेंज होगा ही होगा, वो तो मैं बदल रहा हूं, वो तो हटाओ, पुराना नाम भूल जाओ। बोले सर कोई गुंजाइश? पुराना नाम भूल जाओ भाई, भूल जाओ, नया नाम रखो। नए नाम के लिए अप्रूवल ले लो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अच्छा नहीं करते, हम नहीं बदलते। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर जो नाम अच्छा लगे, चुन्नू उन्नू खुद रख देगा, खुद ही रख देगा नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर मतलब नहीं है, टाइम रहते हुए या तो खुद बदल लो नाम, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नाम दे देगा और आपसे वही नाम हो जाएगा कंपनी का। तो सोच समझ के देख लेना भाई, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है? कुछ ऐसा नाम हो गया जिंदगी खराब है कंपनी की फिर। समझ आएगा? बताइए। डन? इसको एक बार ऑनलाइन किसी को पूछना है कुछ? राधे कृष्णा। हाँ जी बेटे, कुछ पूछना चाहते हो? नो नो, नवीन का सही है शॉर्ट में एन। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, गलती से, जानबूझ के नहीं करा, गलती से ऐसा हो गया, अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम, मतलब पहली बार जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या जब आपने अपना नाम चेंज करके नए नाम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया, इस रजिस्टर्ड बाय अ नेम, तो आप ऐसे किसी नाम से रजिस्टर्ड हो गए, आप ऐसे किसी नाम से रजिस्टर्ड हो गए जो कि विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो नाम जो है इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल्स द नेम बाय विच अ कंपनी इन existence had been previously registered, whether under this act or previous company law, it may direct the company to change its name and the company shall change its name or new name as the case may be within a period of 3 months from the issue of such direction after adopting an OR for the purpose. बरोबर ना? क्या हो गया सर? आपकी तब आप मेरे को आई साइट डिसऑर्डर नहीं है भाई, महंगा नहीं है मैं। सही देखता है। हाँ, आज इतना सैड क्यों? लड़ाई हो गई मम्मी पापा से? ऐसे कुछ कुछ यार तुम लोग कैसे हो यार, छी। हाँ, फोन पे भी तो हो सकती है ना भाई? होती है, कोई कम चांस नहीं है भाई। इतना सैड क्यों लग रहे हो तुम? हाँ मैंने तभी तो पूछा ना यार, मेरे को लगेगा। ओ चलो ठीक है, तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, आई ट्रस्ट यू, ठीक है। चलो चलो सुनो, ये बार एक बार सुन लो फटाफट से। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, तो हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको अपने नाम को बदलना है कितने दिन में? 3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और यहां देख लो, ऑन एन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क, ये समझा चुका हूं मैं आप लोग को, ठीक है। पूरा का पूरा फटाफट से रीड करूंगा मैं।
On an application by a registered proprietor of the trademark that the name is identical with or too nearly resembles to a registered trademark. ये जो नाम है वो registered trademark से काफी ज्यादा resemble है. Of such proprietor under the Trademark Act 1999 made to the central government within a period of 3 years of incorporation or register or change of name of the company, whether under this act or previous company law, in the opinion of the CG, is identical with or too nearly resembles to an existing trademark, it may direct the company to change its name, and the company shall change its name or new name as the case may be within a period of 6 months from the issue of such direction after adopting an ordinary resolution. यानी कि इसका बोलने का मतलब है कि अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को लगता है कि तुम हमारी गलती से, आरओसी की गलती से, ये पता नहीं क्या करके आया था, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया इस आदमी ने, नेम अप्रूव कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था इसको नेम अप्रूव, बट हमारी गलती है, कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे, 3 महीने में नाम बदल लो, चलो कितने महीने में, 3 महीने में नाम बदल लो. फिर दूसरे पॉइंट में रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क की तरफ से एप्लीकेशन आई मेरे पास 3 साल के अंदर अंदर, तो क्या करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा चल कोई बात नहीं भाई 6 महीने में नाम बदल लेना, कितने, 6 महीने दे रहा हूं. हाँ नहीं, फिर तो इसकी खुद की भी गुडविल बन गई ना, इसकी खुद की गुडविल बन गई, इसने मेहनत करके गुडविल बना ली ना, पैसे कैसे यार. नहीं आइडेंटिकल है भाई, सेम नहीं है, इट्स आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब सेम लगता है बट इट्स डिफरेंट. ओके, हाँ सेम मतलब एग्जैक्ट सेम, तो वो तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, बट वो मैच करता है थोड़ा थोड़ा. जैसे जैसे हाँ वो स्टारबक्स वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, स्टारबक्स और सरदार जी बख्श जो नाम नया है, तो वो तो चल सकता है ना, समझ आ गया. वेर ए कंपनी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम. अच्छा, इसके अंदर अमेंडमेंट आया, जो अभी अमेंडमेंट मैंने बताया था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आपको नाम नया चेंज करके दे देगी, वो डेट्स एन अमेंडमेंट. तो ये तो यहाँ तक हट गया, ये चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है. अब इसका सेकंड पॉइंट से अपन कल देखेंगे, कल मैं आपको डायरेक्ट इसका अमेंडमेंट करवाता हूँ यहाँ से, इसके सेकंड पॉइंट से. हालांकि ये टॉपिक हो चुका है अपना, क्योंकि ये हटा दिया है, क्योंकि ये चीज़ें हटा दी है, तो अभी पढ़ना नहीं है इसको, सुन रहे हो ना मेरी बात. तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसका अमेंडमेंट करवाता हूँ कल डायरेक्टली, और कल अपन इसका अमेंडमेंट करके इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेते हैं. डन, चलिए फिर कन्वर्जन चालू करेंगे. ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, वाइंड अप करें क्लास. थैंक यू.